हाँ जी, तो एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मुझे कह ही देना चाहिए शुरुआत में ही कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में और कोई चैप्टर से सवाल आए नहीं आए, इस चैप्टर से आता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी लगभग तय है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से आता है। 8 या 7 नंबर में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर एक चैप्टर है जो कि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो ऑब्वियसली इस पे एक जेन्युइन एफर्ट देने का बनता है। मेरे ख्याल से आपने क्लासेस के दौरान इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार किया होगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने क्लासेस मुझसे ली या किसी और से ली। लेकिन अब जब रिवीजन करने की बारी आई तो आपको अपनी क्लासेस को रिकॉल करना है। आपको रिकॉल करना है कि हाँ, ये सुना तो था। और अगर आप वो रिकॉल कर पाते हैं, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेंथ दे पाते हैं, तो मुझे लगता है इस मैराथन लेक्चर का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। कभी भी कोई भी मैराथन लेक्चर इस तरह से डिजाइन नहीं किया रहता है मेरी तरफ से, जहां पे मैं स्पून फीड करना चाहता हूं आपको। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि चम्मच है कहाँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि पढ़ना कैसे है, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली हमेशा की तरह अपने स्ट्रैटेजिक इनपुट्स आपके साथ शेयर करता हूं। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है, और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इस चैप्टर को भी आपको व्यू करना चाहिए। अब इस चैप्टर में मैं बहुत ज्यादा ना अपने जो मेरा कह सकता हूं, जो मेरा एक्सप्रेशन है वो काफी अलग रखने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे इस चैप्टर को बाकायदा फॉर्मेट के साथ एक आधा सवाल तो डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं फॉर्मेट को छोड़ करके कोई नई दुनिया में प्रवेश कर जाऊंगा। वो नई दुनिया शायद मैंने क्लास में भी कभी एक्सप्लोर नहीं करी, बट आज थोड़ा रिस्क ले रहा हूं कि क्या आप मेरे साथ वो कनेक्ट कर पाएंगे क्या। अगर आप वो कनेक्शन मेरे साथ एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपने अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, एंड आज रिवीजन करते वक्त आप उन सारी चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। यही इस क्लास का एजेंडा है, यही इस मैराथन का एजेंडा है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो जैसा कि मैंने बताया, ये हर बार आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बी में आएगा, 8 या 7 नंबर के लिए आता है। ठीक है। कैटेगरी 1 में सबसे पहले बेसिक्स आते हैं इस चैप्टर के। अगर मैं बेसिक्स की बात करूं, तो यहाँ पे फॉर्मेट देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट निहायत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फॉर्मेट को समझ लोगे, आप समझ लो मैक्सिमम काम आपका हो गया। फॉर्मेट की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 2 WIP BD से शुरुआत करते हैं। WIP BD तब तक मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता जब तक मैं आपको WIP CD एक्सप्लेन नहीं कर दूं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। ब्रॉड फॉरवर्ड तब होता है जब कैरी फॉरवर्ड होता है, तो पहले कैरी फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड पे आएंगे। इसके अलावा अगर इसमें हम आगे बढ़े, तो एक एक करके सारे खर्चे यहाँ खर्चे लिस्ट होते हैं, जिसमें मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी तरह के खर्चों को आपको यहाँ पे पुटअप करना है। सवाल में डेप्रिसिएशन वगैरह की इंफॉर्मेशन भी रहेगी, तो उन पे थोड़ा मेहनत करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर लेंगे। इसके अलावा सारे खर्चों का टोटल करके बाद में बाई कॉस्ट CD करते हैं। अब इस बीच में देयर आर फ्यू आइटम्स व्हिच कैन आल्सो कम टू द क्रेडिट साइड। जैसे कि आपके पास में कोई मटेरियल साइट पे रह गया, सो इट्स अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल व्हिच इज देयर स्टिल ऑन द साइट। अगर साइट पे है, तो फिर जाहिर सी बात है वो क्रेडिट में रहेगा। आपने मटेरियल रिटर्न कर दिया, क्रेडिट में रहेगा। मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया कॉस्ट पे, वो भी क्रेडिट साइट पे ही रहेगा। बेसिकली अगर कोई भी मटेरियल आपने यूज नहीं किया अपने साइट पे, तो उसको आपको क्रेडिट साइट पे शो करना पड़ेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे प्लांट को जो एंडिंग वैल्यू है वो भी यहां पे लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप प्लांट को यहां पे लिखते हैं अपने क्लोजिंग वैल्यू पे, तो प्लांट इशूड में आपको अमाउंट भी पूरी डालनी पड़ेगी। इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि rather than doing all this stuff you can just go on to calculate depreciation. I think that is a better idea. हम उसी हिसाब से इन सवालों को प्रोग्रेस करना चाहेंगे। इसके अलावा इस सवाल में क्रेडिट साइड में और भी आइटम्स आ सकते हैं। वो आइटम्स क्या आएंगे, वक्त वक्त पे बहुत सारे सवाल हैं, तो उनको प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे जितना कॉस्ट सीडी होगा वही आगे जाकर के कॉस्ट बीडी होगा, और उसके बाद स्ट्रेट अवे हम WIP CD को इनवाइट करेंगे। WIP CD को जब इनवाइट करें क्रेडिट साइड में, तो इसमें हम वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वर्क सर्टिफाइड जो होता है वो पोर्शन ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट ने आकर के सर्टिफाई कर दिया, जितना भी सर्टिफिकेशन हुआ वो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को उतना परसेंट वर्क सर्टिफाइड में दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख का था और आर्किटेक्ट ने आपको आकर के बोल दिया है, हाँ भाई सर्टिफाई कर दिया है कि 50% काम तो हो गया है, तो आप वर्क सर्टिफाइड को 20 लाख का 50% यानी कि 10 लाख दिखा सकते हैं। वर्क सर्टिफाइड हमेशा कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूसिव होता है, लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड जो होता है वो होता है ऐसा काम जो आपने कर तो लिया लेकिन सर्टिफाई नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, इस पे आप सिर्फ खर्चे पे इसको रिपोर्ट कर सकते हो। यू कैन नॉट शो एनी प्रॉफिट इन द नेम ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और कॉस्ट को जब हम कंपेयर करते हैं आपस में, तो निकल करके आता है नोशनल प्रॉफिट।
इस प्रॉफिट को नोशनल बोलने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट दरअसल तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। सो जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक हम इसे नोशनल कहें यानी इमेजिनरी कहें तो बेहतर होगा। इसी नोशनल प्रॉफिट सीडी को हम ट्रांसफर करके नोशनल प्रॉफिट बीडी बनाते हैं, एंड देन वी डिसाइड कि इसमें से कितना हमको कॉस्टिंग पीएल में डालना है और कितना हमको डब्ल्यूआईपी में रखना है ताकि वो रिजर्व के तौर पे रिफ्लेक्ट हो। ये पूरा काम करने के लिए देयर आर डेफिनेटली देयर सर्टेन सेट ऑफ फॉर्मूला जिनको हमको फॉलो करना है, विल गो इनटू दैट। लेकिन उससे पहले आपका ध्यान एक बार दे देना चाहता हूं डब्ल्यूआईपी की तरफ, जहां पे दो आइटम है, एक क्रेडिट वाला आइटम है और एक डेबिट वाला आइटम है। तो जाहिर सी बात है इनकी वैल्यूज होंगी। एक बार मैं इमेजिन करने के लिए वैल्यू ले लेता हूं। सपोज करो इसकी वैल्यू है 20, इसकी है 10 और इसकी है 5। ठीक है, ये रिजर्व है, ठीक है ना, ये रिजर्व है। तो यहां पे सब मिलाकर के 30 हुआ और यहां पे 5 नेगेटिव में आया क्योंकि ये दूसरे साइड में है। तो इसकी नेट वैल्यू आएगी 25, 30 माइनस 5, 25 हुई। यही 25 अगले साल के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डब्ल्यूआईपी के नाम पे आएगा। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे आप ये जो WIP-BD लेते हैं ये दरअसल होता है WIP-CD में वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस रिजर्व अमाउंट। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये WIP-BD जो है इसका फॉर्मूला होगा वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस रिजर्व अमाउंट। हालांकि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस फॉर्मूला, इससे बेहतर मुझे यही लगता है CD-BD हो गया तो वो बहुत बेहतर है, लेजर के थ्रू हम समझ सकते हैं। मैं वही चाहता हूं, लेकिन फिर भी एक और तरीका इसको याद करने का है तो वो भी आपके सामने रख दिया। इसके अलावा अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं। यार प्रॉफिट कैसे कैसे शो करेंगे? तो प्रॉफिट शो करने के यार बहुत तौर तरीके हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर सवाल में आपके नोशनल लॉस आ गया तब तो प्रॉफिट की आप बात ही मत करो, शर्म करो, सीधा का सीधा सारा लॉस को कॉस्टिंग पीएल में डालो। तो आपको सारे लॉस को कॉस्टिंग पीएल में डाल देना चाहिए अगर आपको नोशनल लॉस हो जाए तो। वहीं पे अगर सवाल में नोशनल प्रॉफिट हो तो फिर बहुत फर्क पड़ता है इस बात से कि कॉन्ट्रैक्ट कितना दूर है अपने कंप्लीशन से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट यार अभी कंप्लीशन से दूर है, तब आपके पास 3 सेट ऑफ फॉर्मूला है जिनको आपको फॉलो करना है। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्लोज टू कंप्लीशन है तो फिर और फॉर्मूले खुल जाते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीशन से दूर है। इस तरह के सवालों में आमतौर पे एक ही साल की इंफॉर्मेशन दी रहती है, दूसरे साल की इंफॉर्मेशन रहती भी नहीं है, ठीक है ना। तो आमतौर पे ऐसे सवाल होते हैं। इस तरह के सवालों में आपको अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन 25% से कम हो तो फिर आप कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ कंप्लीशन 25% या उससे ज्यादा है लेकिन 50% से कम है तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड करेंगे। एंड अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% या उससे ज्यादा हो जाए तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड इंटू वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब इस फॉर्मूले में आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो नोटिस करने वाली बात है कि ये डीओसी निकलेगा कैसे। तो डीओसी का फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इनटू 100। तो आप वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को कंपेयर करें, आपकी परसेंटेजेस आएंगी या तो 25% से कम या 25% से लेकर के 49 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंट, बेसिकली 50 से कम, एंड फिर 50% से लेकर के ये आगे तक रहेगी। तो पहले केस में जब 25% से भी कम है तो उस केस में आप कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर 25 और 50 के बीच में है तो फिर आप 1/3 ट्रांसफर कर सकते हैं ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड जरूर से कीजिएगा, और नहीं तो 2/3। ये फॉर्मूला को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट इन केस आप ये सोचे भैया याद रखना पड़ेगा क्या, मैं बता दूं एकदम रखना पड़ेगा, बिना याद किए इसका सवाल नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आते हैं ऐसे सवाल जो कि अपने कंप्लीशन के क्लोज हैं। इस तरह के सवालों में आमतौर पे दे गिव यू अ करंट ईयर डेटा, फिर एक एस्टिमेटेड ईयर भी देते हैं, एक एस्टिमेटेड फिगर्स देते हैं नेक्स्ट ईयर के भी। तो ये 2-2 साल की इंफॉर्मेशन रहती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात का। जब भी इस तरह के सवाल आए तो उस केस में हो सकता है आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़े। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना काफी आसान है। फॉर एस्टिमेटेड प्रॉफिट वी टेक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वी डिडक्ट कॉस्ट टिल डेट एंड वी ऑल्सो डिडक्ट एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट। यानी इसका फॉर्मूला होगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू माइनस आज तक का खर्चा यानी टोटल कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड माइनस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट। आप अभी भी नहीं समझे तो आपके लिए मैं ये लिख देता हूं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू माइनस कॉस्ट सीडी जो आपने कैलकुलेट किया होगा कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त माइनस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट। तो ये है एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला। एक बार एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा तो उसके बाद आप इन चारों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, जहां पे आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करते हैं एंड यू गेट योर रिजल्ट।
तो ये भी ध्यान रखिएगा, जब आपको नोशनल प्रॉफिट हो और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट अपने कंप्लीशन के करीब हो, तब आप इन सेट ऑफ फॉर्मूला को लगाएं। कुछ नहीं बोला रहे तो ए नंबर को लगाएं, ठीक है। कई सवाल ऐसे भी होते हैं जहां पे चारों लगाने के लिए बोल देते हैं, तो वो चीज को सतर्क रहिएगा, चारों फॉर्मूले याद करके रखिएगा। अब आते हैं जी अपने इंस्टीट्यूट के सवालों में। इंस्टीट्यूट के सवाल काफी हद तक रेपिटेटिव आए हैं, क्योंकि इन्होंने 6 टर्म में 6 बार पूछे हैं। तो 6 टर्म में पूछे हैं, 6 सवाल है, तो जाहिर सी बात है मिलते जुलते होंगे। तो जो इनमें से बहुत ज्यादा मिलता जुलता हो सकता है, उसको हो सकता है मैं भी स्किप कर दूं, ठीक है। तो ट्राई यही रहेगी कि सबको मोटा मोटी डिस्कस करें, पर एक आधा स्किप करना पड़ा तो कर लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है जून 2017 का सवाल, 7 नंबर के लिए ये आया गया था। उसमें मैंने पहले भी बोला ये 8 या 7 नंबर में आएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन करने का एक लार्ज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का, जिसका शुरुआत हुआ 1 अप्रैल 2016 में और मार्च 2017 तक ये काम हुआ। बढ़िया, यानी पूरा 1 साल काम हुआ। यहाँ पे इस 1 साल के दौरान आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क, सर्टिफाइड, पेमेंट्स रिसीव्ड, ये 3 इंफॉर्मेशन बोली है। ये कोई खर्चे नहीं है, ये एक्स्ट्रा आइटम है, बाद में आएंगे। इसके अलावा मटेरियल इशू टू साइट एक खर्चा है जरूर। इसके बाद प्लानिंग खर्चा है, वेजेस पेड खर्चा है, रिटर्न्ड फ्रॉम साइट तो ये माइनस करना होगा, ठीक है। इसके अलावा हायरिंग चार्ज खर्चा है, वेज रिलेटेड खर्चा है, साइड ऑफिस खर्चा है, हेड ऑफिस खर्चा है, अब पोर्शन हो ना हो सबको लेना है। डायरेक्ट एक्सपेंस किया खर्चा है, सारे खर्चे हैं। वर्क सर्टिफाइड इज नॉट अ खर्चा, वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो खर्चा नहीं है, वो एक स्पेशल आइटम है जिसको हम शो करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। इसके अलावा अपने को ये बोला है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने एक प्लांट ले रखा था 20 लाख का, जिसको कंटिन्यूअसली इसने यूज किया थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे 1 साल इसको यूज किया है। 5 साल उसकी लाइफ बताई जा रही है और 5 लाख उसके बाद में भी उसकी बात थी कि उसकी स्क्रैप मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 15 लाख को आपको 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपए का आ रहा है हर साल का। क्लियर, ये आया 20 लाख माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 करके 3 लाख रुपीस। पर याद रखिए ये सारे फिगर्स थाउजेंड्स में है, तो आप इस 3 लाख को 300 बोलेंगे, ठीक है ना। रादर देन राइटिंग इट डाउन 3 लाख, यू विल राइट डाउन 300। तो एक डेप्रिसिएशन का और एक खर्चा हो गया जो हमें ऐड करना है। इसके अलावा हमको ये बोला है कि डायरेक्ट वेजेस जो हैं वो ड्यू और पेबल हैं 2,70,000 रुपए की। तो ये भी 2,70,000 है, लेकिन इसको 270 पकड़ना होगा क्योंकि ऊपर वाले फिगर सब थाउजेंड्स में है। तो यहाँ पे बेसिकली जो वेजेस लिया गया है, ये वेजेस तो पेड अमाउंट था, इस पेड अमाउंट में आपको 270 और ऐड करना है क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है। मटीरियल एट साइट वे 200, अगेन मैं 200 पढ़ रहा हूं, 2 आपको समझ में आ रहा है, दिस इज 200,000। तो ये भी मटीरियल एट साइट है। अब ध्यान रखिए ये मटीरियल एट साइट है, ये मटीरियल रिटर्न फ्रॉम साइट था। दोनों आइटम क्रेडिट साइड में आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये जिस तरह नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव होगा और इसका अमाउंट होगा 200। परफेक्ट। आपको बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए और बताइए सारे फिगर्स को थाउजेंड्स में, हम वही करने वाले थे। लास्ट में हमको बोल रहा है प्रॉफिट और लॉस कितना ट्रांसफर करना है, ये भी बता दीजिएगा। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा ही बनाना है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। इसका सॉल्यूशन मैंने पहले से थोड़ा कर रखा है, थोड़ा क्या सारा ही कर रखा है। रिव्यू करते हैं इसको, समय बहुत बचेगा इससे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आते हैं। आप देखिए जितने खर्चे मैंने बोले थे लेने वो सारे ले लिए हमने। जैसे कि आप वेजेस देखिए 4,000 में 270 ऐड कर लिया है, यानी आउटस्टैंडिंग हैज बीन एडेड। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने 2 खर्चों को नेगेटिव में लेना था, तो उनको क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया। एक है मटेरियल रिटर्न और एक है मटेरियल एट साइड, दोनों ले लिया। सारे खर्चे लिए। डेप्रिसिएशन 3 लाख बताया था मैंने, तो उसको भी 300 हमने यहाँ पे चार्ज कर दिया। बाद बाकी एवरीथिंग इज जस्ट कॉपी पेस्ट। हमारा कॉस्ट सीडी यहाँ पे आया 16,825। सीडी का क्या होता है, बीडी। तो ये सीडी आगे जाकर के बन गया बीडी 16,825। इसको अब हम कंपेयर करेंगे WIP-CD से। WIP-CD में 2 आइटम चाहिए, एक है वर्क सर्टिफाइड, एक है वर्क अनसर्टिफाइड। अच्छी बात है सवाल में दोनों पहले से ही दिया हुआ था। 149 का वर्क नॉट सर्टिफाइड करके दिया हुआ, वर्क सर्टिफाइड ऊपर की तरफ दिया हुआ था 20,000 का, दोनों को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। नोशनल प्रॉफिट हमारा आ गया 3324, विच इज एक्चुअली 24,000 करेक्ट। तो ये है लगभग 33,24,000। इसके बाद में हमने इसको यहां पे रखा और इसमें से प्रॉफिट निकाला और रिजर्व अलग किया। प्रॉफिट कैसे निकाला ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को यहां पे पता है कि हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है, ठीक है, हमें यहां पे पता है हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है वो है 20,000 और हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 35,000 का। ये ऑब्वियसली दोनों फिगर्स थाउजेंड्स में है। तो हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन 57% आ रहा है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन के लिए फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। दोनों इंफॉर्मेशन दी हुई थी, कोई समस्या नहीं है इसको कैलकुलेट करने में। कैलकुलेट किया, डिग्री ऑफ कंप्लीशन आया 57%। दिस इज डेफिनेटली मोर देन 50%। फॉर्मूला लगेगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड।
अब इसमें भी कोई समस्या नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। 2/3 हमने ले लिया, नोशनल प्रॉफिट 3324 हमने कैलकुलेट किया, कैश रिसीव्ड दिया हुआ है 15,000 डिवाइडेड बाई 20,000। तो यहाँ पे हमने कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड भी किया एंड कॉस्टिंग पीएल आ गया 1632। जितना कॉस्टिंग पीएल आया बाद बाकी जितना बच गया वो भी 1632 ही है। सो कोइंसिडेंस है, अमाउंट सेम है एंड ये अमाउंट जा रहा है अपने रिजर्व के खाते में। इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में अपने को बोला गया था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ और उसके बाद में उसका प्रॉफिट भी बताओ। दोनों काम हमने बड़े सलीके से कर लिया। आपसे 1 और 2 करके इसका अमाउंट शो कर सकते हैं। सो दिस इट, एकदम सिंपल सा सवाल था जून 2017 में। अगर ये 7 नंबर का आया, मेरे हिसाब से यू शुड बी ग्रैबिंग एन अपॉर्चुनिटी जब इसी तरह का क्वेश्चन वापस आपके टर्म में आ जाए। ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया इसी तरह के ज्यादातर सवाल होते हैं, हाँ ऐसे ही होते हैं। अब इस तरह के सवालों में हम क्या एक काम करेंगे, वो ये है कि rather देन डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस इन अ फॉर्मेट, मैं क्या करूंगा ना, खर्चे जोड़ने ही तो है ना, तो कॉस्ट सीडी हम एक ही जगह कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें नोशनल प्रॉफिट ही तो निकालना है, तो हम वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड में से कॉस्ट सीडी माइनस करके नोशनल प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर हमें प्रॉफिट ही तो निकालना है, तो हम देख लेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है, उसके हिसाब से 1/3 या 2/3 कुछ करना होगा वो भी कर लेंगे। तो यानी पूरे फॉर्मेट को बनाने की जरूरत नहीं है। जो खर्चे लेने हैं प्लस में ले लो, जो खर्चे क्रेडिट साइड में लेने हैं माइनस में ले लो, और प्लस माइनस कर करा करके कॉस्ट सीडी पे पहुंचो। कॉस्ट सीडी को नोशनल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लो और नोशनल प्रॉफिट को कॉस्टिंग पीएल में। ये कैसे होगा, ये मैजिक कैसे होगा, अभी डिस्कस करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2 विच वाज प्रेवेलेंट इन दिसंबर 2017। ये 7 मार्क्स के लिए आया था। तो 7 मार्क्स के लिए दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन था। आइए इसका डिस्कशन करते हैं। सवाल में बोला एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने कंस्ट्रक्शन का काम उठाया, 5 लाख रुपए का उसका कंस्ट्रक्शन वैल्यू था। इसने 1 जनवरी को काम शुरू किया और 31 दिसंबर तक कंप्लीट किया, यानी पूरा 1 साल इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए हो गया। काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा इस दौरान। आप देख सकते हैं इसने मशीनरी 30,000 की यूज करी, करेक्ट। मशीनरी की अंत में वैल्यू हो गई 23,000। तो अब दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इस काम को 2 तरह से कर सकते हैं। आज जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड में 30,000 दिखाइए, क्रेडिट में 23 दिखाइए, आपका काम हो गया। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप इन दोनों को पहले ही नेट कर लो जो कि 7,000 रुपए होता है, और आप डेप्रिसिएशन 7,000 दिखाओ। मैं जिस हिसाब का सुलझा हुआ इंसान हूं, मैं ट्राई करूंगा कि मैं 7,000 दिखाऊं, वो मेरे लिए आसान है। ठीक है, हालांकि ब्रैकेट में दिखा दूंगा मैं कैसे आया वैल्यू, लेकिन मेरे लिए वो ज्यादा आसान है। बट आप जैसा करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल का खर्चा है, वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये तो सब लेने ही है। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, याद रखिएगा, इसको भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, वेजेस 148,750 है, उसमें जो भी आपका आउटस्टैंडिंग होगा वो भी ऐड होगा। इसके अलावा ओवरहेड्स है, लेना है। मटेरियल रिटर्न है, ये लेना तो है लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू होगा। फिर वर्क सर्टिफाइड अलग आइटम है, कॉस्टिंग पीएल में नहीं आएगा। कैश रिसीव्ड अलग आइटम है, नहीं आएगा। और वापस मटेरियल एंडिंग में है तो ये भी आएगा, लेकिन ये भी नेगेटिव में आएगा। तो देखा जाए तो हमारे पास में कई सारे आइटम्स है जो प्लस में लेने हैं हमको, और 2 आइटम है जो माइनस में भी लेने हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन लेना है, उसको भूल मत जाइएगा, 7,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है। इसके अलावा सवाल में अपने को ये बोला है कि ये डिसाइड हुआ कॉन्ट्रैक्ट से ओके। सो बेसिकली यहाँ पे पूरा ज्ञानबाजी बोला है कि ये डिसाइड हुआ है कि 2/3 को आप ट्रांसफर कर सकते हो कॉस्टिंग पीएल में, और 1/3 को अपने पास में रिजर्व के तौर पे रखना। नहीं बोलता ना ये, यहां तक भी लाइन, यहां तक भी लाइन तो हम करने वाले थे, बोल के डरा दिया हम लोग को उल्टा। एनीवेज हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने वो बोला है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, शो करो प्रॉफिट क्या आ रहा है। पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए 1/3 लगाना है कि 2/3। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन के लिए ध्यान रखिए, हमारा वर्क सर्टिफाइड है 3,90,000 का। इसको हम कंपेयर करेंगे विद अवर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विच इज 5 lakhs। तो ये कितना आ रहा है भाई, मेरे ख्याल से 78% आ जाएगा। यस, 78% आ रहा है। तो 78% यानी 50% से तो डेफिनेटली ज्यादा है। सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। अच्छी बात यह है कि हमारे पास में कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड सब है, इसके अलावा हमारे पास में नोशनल प्रॉफिट भी आ जाएगा। देखते हैं कहां से आएगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब इसका सॉल्यूशन जैसे मैंने कहा, मैं एक अलग अंदाज में आपके सामने पेश कर रहा हूं, तो ये रहा इसका अलग अंदाज। सवाल देखिए, सवाल में एक एक करके सारे खर्चों को जोड़ने का ही हमने काम किया है। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट में दिखाया डेप्रिसिएशन 7,000 कैसे आएगा। 30,000 ओपनिंग पे था, 23,000 क्लोजिंग पे था, 7,000 रुपए का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट अवे।
इसके अलावा मटेरियल, लेबर, ये जो जो चीजें थी उनको हम ऐड किए, कोई भी आउटस्टैंडिंग है तो वो भी यहाँ पे ऐड हुआ, सारे आइटम्स हमने यहाँ पे ऐड किए। याद करिए 2 आइटम्स माइनस करने के थे, वो हमने माइनस भी कर दिए। हमारा कॉस्ट सीडी आया 3,39,550। अब हम क्या करेंगे, अब हम नोशनल प्रॉफिट निकालेंगे, और नोशनल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कॉस्ट सीडी। तो हम यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड लेकर के उसमें से माइनस करें कॉस्ट सीडी, हमारा नोशनल प्रॉफिट आ गया 59,450। क्योंकि इस सवाल में हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज मोर देन 50%, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। तो ये रहा 2/3, ये रहा नोशनल प्रॉफिट, ये रहा कैश रिसीव्ड, ये रहा वर्क सर्टिफाइड। द रिजल्ट इज 36,585 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप खुद देखिए, ये जो प्रेजेंटेशन का अंदाज था, मैं समझता हूं इसमें हमने कंप्लीट फॉर्मेट नहीं बनाया, पर एग्जाम से पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर्मेट आपने एक बार देख लिया, मैंने भी एक सवाल पूरा फॉर्मेट के साथ बनाया, पर एक बार आपने फॉर्मेट देख लिया तो क्यों आप उतना ही टाइम और दूसरे फॉर्मेट को बनाने में दोगे? इससे बेहतर है इससे ज्यादा सवाल बना लो। आप सवाल बनाएंगे, आंसर्स आएंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। यही तरीका मैंने क्लास में भी सिखाया है, अभी वापस कहूंगा आपको कि फॉर्मेट बनते रहेंगे। अगर आपको फॉर्मेट एक बार बनाना आ गया, हमेशा बनाना आ जाएगा, कभी भी फॉर्मेट में आप नहीं उलझोगे। पर जहां उलझोगे वो है कैलकुलेशंस, जहां उलझोगे वो है आंसर लाने तक के सफर में। इसलिए इस पे प्रैक्टिस दुरुस्त कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन हुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास में यहां पे इंफॉर्मेशन क्या है जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3 जून 2018 में आया, 7 मार्क्स के लिए आया, हमेशा ही 7 मार्क्स के लिए आ रहा है। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पे ये बोला है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कमेंस किया 1 जुलाई को और 31 मार्च को इसको आपने कंप्लीट किया। तो जुलाई से शुरू हुआ और 31 मार्च में कंप्लीट हुआ, ये तो 9 ही महीने होते हैं मेरे हिसाब से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 9 ही महीने ये कॉन्ट्रैक्ट अभी आपने किया है। इसमें मटेरियल आपने कितना यूज किया, लेबर कितना किया, फोरमैन की सैलरी कितनी गई, ये आपको हिसाब दिया गया है, ले लीजिए। आपको बोला है मशीन कॉस्ट किया 2,60,000 का, जिसको आपने सिर्फ 146 दिन यूज किया। इसकी एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ 7 साल की है, जबकि इसका स्क्रैप 15,000 का है। इस पे सालाना जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 2,60,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 7। तो ये तो साल भर का आएगा। अगर आपको इसको 146 डेज में लेकर के आना है तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंटू 146/365 भी कर दीजिएगा, तब जाकर के आपका डेप्रिसिएशन आएगा 146 दिनों का। तो ये चीज का ख्याल रखना है। इसके अलावा यहाँ पे सुपरवाइजर जो है वो 8,000 रुपए पर मंथ ले रहा है, एंड वो डिवोट सिर्फ अपना आधा समय कर रहा है। तो पहला आप 8,000 मत पकड़ो, 4,000 पकड़ो। दूसरा 12 महीने मत पकड़ लेना, ये कॉन्ट्रैक्ट 9 महीने ही हुआ है, तो 9 महीने के हिसाब से यहाँ पे 4,000 का 36,000 रुपए बन जाता है। तो 36,000 रुपए हम सुपरवाइजर का खर्चा यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अदर एक्सपेंसेस 136,500 ले लेंगे। मटेरियल साइड पे पड़ा है 35,400 का, शिद्दत से माइनस करेंगे क्योंकि ये यूज नहीं हुआ तो माइनस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख रुपए का था, जो कि 2/3 कंप्लीट भी हो गया था, लेकिन आर्किटेक्ट ने सिर्फ 50% कंप्लीट कराया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सवाल मैट का है और इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें रेफरेंस दूंगा कि इस सवाल में हो क्या रहा है। इस सवाल में आपको क्लियरली ये बोला गया है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आप मान लो 66% कंप्लीट हुआ आपके हिसाब से, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने सर्टिफाई किया सिर्फ 50%, तो बाकी 16.66% सर्टिफाई नहीं हुआ अभी तक। यही इसका पूरा ट्रिक है। यानी आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें खर्चा जो किया वो रिजेंबल करता है 66.66%, लेकिन इसमें से 50% सर्टिफाई हो गया, अनसर्टिफाई रह गया 16.66%। अब हम करने क्या वाले हैं समझाता हूं। हम यहां वर्क अनसर्टिफाइड निकालेंगे। वर्क सर्टिफाइड तो दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड सिंपल है, यहां पे बोला 7,50,000 आपको अभी तक मिला है, और 2/3 कंप्लीट होने के बावजूद आर्किटेक्ट ने 50% का कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख का है तो वर्क सर्टिफाइड तो चलो सीधा सीधा 10 लाख आ गया, पर वर्क अनसर्टिफाइड कैसे आएगा उसके लिए मैं आपको बता दूं। हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट सीडी। नाउ दिस कॉस्ट सीडी इज रिजेंबलिंग 2/3 ऑफ द एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समझिए, ये कॉस्ट सीडी आज तक के खर्चे हुए हैं। आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 2/3 कंप्लीट हो चुका है, हालांकि आपके पास सर्टिफिकेट उसका नहीं है। तो आपने जो भी अभी तक खर्चा किया होगा वो इस कॉन्ट्रैक्ट का 2/3 के बराबर होना चाहिए। अगर ये इस कॉन्ट्रैक्ट का 2/3 है तो फिर आप पहले ये बताओ कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा करने का आपका
एस्टिमेट था। बेसिकली मैं चाहता हूं कि आप एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट निकालें फॉर द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट। वो निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए हम करेंगे कॉस्ट सी डी डिवाइडेड बाई 2/3, यानी इफेक्टिवली कॉस्ट सी डी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। जब हम ये काम करेंगे तो हमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट पता चल जाएगा। एंड अगर हमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट पता चल गया तो ये 16.66% जो कि वर्क अनसर्टिफाइड है, ये पता करना मुश्किल नहीं होगा। एंड वो पता करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16.66% से, एंड वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल इक्वेशन दैट वी हैव यूज्ड सो मेनी टाइम्स इवन इन अवर क्लास। इससे जुड़े हुए हमने कम से कम 2-3 सवाल अपने क्लास में भी बनाए हैं, जहां पे मैंने ये एक्नॉलेज करवाया था आपको कि इस तरह के सवालों में देख लेना वर्क अनसर्टिफाइड अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आ गया यहां पे भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो इसको कैसे करना है, क्या करना है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इस पूरे सवाल की जान बसती है वर्क अनसर्टिफाइड की कैलकुलेशन में, और वो करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं वो कैसे होगा। सबसे पहले इस सवाल में अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉस्ट सीडी की कैलकुलेशन दिखेगी। कॉस्ट सीडी में मैंने जो जो खर्चे 3 दिए हुए थे वो तो ऐसे कैसे ले लिए। फिर देखो डेप्रिसिएशन कितने सलीके से लिया है। मशीन कितने की थी 267, उस पे कितना का स्क्रैप प्रॉमिस था 15,000, 7 साल का उसका लाइफ भी था। ये तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा, बट सिंस द मशीन हैज बीन यूज्ड फॉर ओनली 146 डेज, सो 146 डिवाइडेड बाय 365 हम करेंगे टू गेट द प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन दैट वी नीड टू चार्ज फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा हमने यहाँ पे सुपरवाइजर का 8,000 लिया, 9 महीने की उसकी सैलरी ली, लेकिन आधा लिया क्योंकि उसने समय भी अपना आधा ही दिया था। इसके अलावा 136,500 अदर एक्सपेंसेस है, और 35,400 का मटेरियल एट साइट पड़ा है, तो वो यूज नहीं हुआ है। आपने सब मिलकर के अभी तक 10,49,000 का खर्चा किया है। अब समझिएगा मेरी बात, आपने जो 10,49,000 का खर्चा किया वो रिजेंबल करता है 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो मेरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉस्ट होगा वो होगा 10,49,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। ये अमाउंट आएगी 15,73,500। ये है एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब आप ध्यान रखिएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट 2/3 हो चुका है, सो 66% हो चुका आपका कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 50% तो सर्टिफाई भी हो गया, तो ये 16% बचा, विच इज एक्चुअली 16.66%, विच इज वर्क अनसर्टिफाइड। तो यही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एंड ये वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू आ गई। जहां तक बात है वर्क सर्टिफाइड की, तो वो हमारे पास पहले से है 20 लाख का 50%, वर्क सर्टिफाइड आया 10 लाख। वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस किया कॉस्ट, तो आया नोशनल प्रॉफिट। एक बार नोशनल प्रॉफिट आ गया तो बस डिग्री ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे 50% से ज्यादा है, सो 2/3 का फॉर्मूला लगाते हुए हमने इसको पूरा सॉल्व किया, रिजल्ट आ गया कॉस्टिंग पीएल का 106,625 इज द फाइनल प्रॉफिट फॉर हाउ दिस इज बीइंग कैलकुलेटेड। अब मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको इस सवाल में ये कैलकुलेशन एक बार देखने का मन हो रहा होगा, सो आई एम गोइंग टू रेकमेंड कि आप इस पूरे सेक्शन को, जितनी देर में मैंने ये डिस्कशन किया है, आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखना हो तो जरूर देखें, पॉज करना हो, खुद से दिमाग लगाना हो, बी कंट्रोलर ऑफ योर ओन वे, एंड इसीलिए आपको जो भी इच्छा हो, पॉज करना हो, रिवाइंड करना हो, जो करना हो आप करिए। अभी के लिए इससे आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि इससे सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं, तो एक आधा टर्म स्किप करना पड़ेगा तो कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने जून 2018 किया, तो अब दिसंबर 2018 को स्किप करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। सिमिलर सा ही दिख रहा है, सो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन फॉर अ वाइल। आप लोग इसको जरूर से देख लीजिएगा। 7 नंबर के लिए दिसंबर 2017 में आया, वैसा सा ही सवाल दिख रहा है जैसा अभी हमने किया है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा सवाल है जिसमें एक नहीं बल्कि 2 साल का सवाल है। आपको बोला कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 25 लाख रुपए का है। फर्स्ट ईयर आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया, आपने पाया 16,87,500। नाउ दिस रिजेंबल्स 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो ये वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट कैसे होगा? वर्क सर्टिफाइड विल बी कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई 90%। क्योंकि आपने कैश रिसीव किया 16,87,500, तो इसको आप डिवाइड कीजिए 90% से, आपका वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। आपका वर्क सर्टिफाइड है 18,75,000। 18,75,000 इज योर वर्क सर्टिफाइड इन दिस केस। अलग स्टाइल से दिया गया था। बाद बाकी आपने फर्स्ट ईयर में जो 3 मेजर खर्चे किए वो आपको दिए हैं।
फिर सेकेंड ईयर शुरू हो गया, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद जो हम लोग का WIP-BT आएगा उसको लेकर के हम सेकेंड ईयर में चलेंगे। सेकेंड ईयर के भी अपने खर्चे हैं, जिसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया एंड जाहिर सी बात है आपको आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिल गया होगा जो कि था 45 लाख रुपए। हमें यहाँ ये देखना है कि दोनों साल हम कितना कितना प्रॉफिट दिखाएंगे अपने कॉस्टिंग पीएल में। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आप इस सवाल को देखोगे तो यहाँ पे पहला साल और दूसरा साल अलग अलग कैलकुलेशन दिखाना होगा। वैसे तो ये काम पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना करके होता, पर आप जानते हैं हम अपना समय बचाने के लिए स्किप कर रहे हैं फिलहाल प्रेजेंटेशन को। अगर हम कॉस्ट सीडी की बात करें तो कॉस्ट सीडी में 3 आइटम दिए हैं, चुपचाप जोड़िए। मटेरियल, लेबर और जो भी अदर एक्सपेंसेस दिए हुए थे इनको जोड़ दीजिए। अपना खर्चा आया 13,50,000 रुपए का। मैंने वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करके पहले भी दिखाया था, कैश रिसीव डिवाइडेड बाय 90% करके वर्क सर्टिफाइड आया 18,75,000, तो ये भी अपना काम हो गया। सवाल में वर्क अनसर्टिफाइड निकालने का कोई भी तौर तरीका है ही नहीं, तो हम मानेंगे इट इज 0। सो सर्टिफाइड में से माइनस किया कॉस्ट सीडी, हमारा नोशनल प्रॉफिट आ गया। बट नाउ बिकॉज अवर वर्क सर्टिफाइड इज 18,75,000, जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 45 लाख का, सो 18.75 डिवाइडेड बाई 45 करेंगे तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना आ रहा है? दैट्स 42%। 42% डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज ऑब्वियसली हायर देन 25% बट लोअर देन 50%। तो यहां पे हम जो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे वो 2/3 वाले फॉर्मूले से नहीं बल्कि 1/3 वाले फॉर्मूले से करेंगे एंड द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड 1/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब आपको अगर ये नाटक खेलना है तो खेलो, यहाँ पे कैश रिसीव्ड की वैल्यू डालो, फिर वर्क सर्टिफाइड भी डालो, या फिर दिया हुआ उसी को यूज कर लो। क्लियरली बोला है कि आपको जितना भी वर्क सर्टिफाई होता है उसका 90% कैश मिलता है, सो स्ट्रेट अवे यूज 90% है। कैलकुलेट किया, कॉस्टिंग पीएल आ गया, जाहिर सी बात है बाकी जितना अमाउंट है वो रिजर्व में पड़ा रहेगा। अब यहां पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि आपका जो WIP-BD होगा उसका वैल्यू होगा वर्क सर्टिफाइड विच इज 18,75,000 प्लस वर्क अनसर्टिफाइड जो कि कुछ भी नहीं है माइनस रिजर्व अमाउंट जो कि है 367,500। तो इसका अमाउंट आएगा 15,07,500। क्लियर? 15,07,500। अगले साल आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले इसी खर्चे को लिया है, यानी ये लिया 15,07,500। इसके अलावा इसके खुद के जो 3 खर्चे दिए थे वो भी ले लिए। जाहिर सी बात है इसका कॉस्ट सीडी आ गया। अब यहां पे आपको अलग से वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि सेकंड ईयर में ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। जब सेकंड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से अपने कॉस्ट सीडी को माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा अब आपको कोई शर्मा शर्मी की जरूरत नहीं है, पूरे प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं कॉस्टिंग पीएल में। डन। तो लो जी, ये भी अपना अच्छे से सवाल हो गया एंड इसी के साथ में हमने तीसरा सवाल भी कंप्लीट किया अपने कॉन्ट्रैक्ट पे। अब कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम आगे चलें तो हम कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे कि और भी चीजें हैं जैसे कि एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज क्या भैया? एस्केलेशन क्लॉज वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है जहां पे आपके पास में इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बढ़ जाए। करेक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कैसे बढ़ेगा? जब कुछ दिए गए नियमों का हिसाब से अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़नी होगी तो बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहां समझा रहा हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट है 50 लाख का, 1 अप्रैल को एंटर किया गया, 31 मार्च को उसके अकाउंट्स आपके सामने आए, यानी 1 साल बाद एग्जैक्टली अकाउंट्स आपके सामने आया। मटेरियल परचेज हुआ था 10 लाख का, वेजेस पे की हुई थी 4.5 लाख की, जनरल एक्सपेंस 1 लाख का, प्लांट परचेज एक कैपिटल आइटम है, इसको हम खर्चा नहीं लेंगे। मटेरियल इन हैंड है तो माइनस करके लेंगे, यानी 10 लाख का मटेरियल इशू जरूर हुआ था, 2.5 लाख रुपए उसमें से माइनस होंगे, तो नेट में 7.5 लाख का मटेरियल आपने यूज किया है। वैसे ही वेजेस अक्रू हुई 31 मार्च को, तो ये आउटस्टैंडिंग है, ये ऐड हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 4.5 लाख प्लस 50,000, तो ये हो जाएगा 5 लाख। तो आपका वेजेस का अमाउंट 4.5 की जगह 5 हो गया और मटेरियल 10 लाख की जगह 7.5 लाख हो गया। इसके अलावा सवाल में वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड और कैश रिसीव्ड ये सब इंफॉर्मेशन दिया और डेप्रिसिएशन चला के दे दिया। काम हो गया हमारा। हम जो इस प्लांट को नहीं लेने वाले थे, अब तो इसका डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्ट्रेट अवे दिया हुआ है, 50,000 हम ले लेंगे। अब सवाल में क्या बोल रहा है? सवाल में ये बोल रहा है कि एस्केलेशन क्लॉज का प्रावधान था, लिखा हुआ ये था कि मटेरियल का और वेजेस का अगर प्राइस बढ़ जाता है बाय मोर देन 5% तो फिर कॉन्ट्रैक्ट 25% ऑफ द राइज अमाउंट आपको देगा बियॉन्ड द 5%। भाई इस लाइन का क्या मतलब है? हिंदी में समझाऊं तो बात यह है कि आपका एक हर्डल रेट है, वो हर्डल रेट है 5%।
अगर आपका मटेरियल और लेबर का खर्चा 5% से ज्यादा तेजी से बढ़ गया, इन्फ्लेशन 5% से ज्यादा आया, तो 5% के ऊपर जितना खर्चा बढ़ा आपका, उसका 1/4 आपको कंपेंसेशन मिलेगा अंडर दिस एस्केलेशन क्लॉज। उसका भी पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, 1/4 मिलेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां जो खर्चा कर रहे हैं, सब मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, सपोज करो आप जो यहां खर्चा कर रहे हैं वो है 5 लाख रुपया वेजेस पे और 7.5 लाख यहां पे, तो आप खर्चा कर रहे हैं 12.5 लाख। ठीक है, अगर ये 12.5 लाख पे मैं मान लेता हूं कि आप जब तय किए थे कॉन्ट्रैक्ट तब ये सिर्फ 8 लाख रुपए का खर्चा था, एक बार ऐसे ही बोल रहा हूं, दोनों मिला करके 8 लाख का, तो 8 लाख पे 5% जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 8 लाख का अगर हम 5% जोड़ करके लेते हैं तो 8,40,000 होता है। पहला आपको यह चेक करना है कि क्या आपका एक्चुअल खर्चा इस 840 के भी ऊपर है क्या? जवाब है। तो हमें देखना है कितने से ज्यादा है। तो भैया ये जो है गैप, ये 4,10,000 रुपए का। आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर 5% इन्फ्लेशन लेने के बावजूद भी 840 में होना चाहिए था, तो भाई उसका तो खर्चा 12.5 लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, जेन्युइनली मटेरियल और लेबर के दाम कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन के बाद में बढ़े हैं। इस पे आपको 25% यानी कि 1/4 कंपेंसेशन मिलेगा। सो योर कंपेंसेशन अमाउंट विल बी 1,02,500 यानी 1,02,500। अब इस फिगर को लेकर के याद मत कर लीजिएगा, ये मैंने अपने मन से आपको बताया है कैसे इसकी कैलकुलेशन देखनी है। हालांकि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एस्केलेशन क्लेम कितने का बनता है। अब जो भी आपका एस्केलेशन क्लेम आएगा ना, ठीक है, एस्केलेशन क्लेम जो भी आपका आएगा, याद रखिए आप उसको वर्क सर्टिफाइड में ऐड कर दोगे। ठीक है, यू विल एड इट अप इन द वर्क सर्टिफाइड क्लेम। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी उतने से ही ऐड हो जाएगी। सो वर्क सर्टिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दोनों को ऐड करना है, जितना भी आपका क्लेम अमाउंट आएगा उससे ये वाला अमाउंट क्लेम अमाउंट नहीं है। यहां पे बोला है कि आपका जो डेट ऑफ साइनिंग ऑफ अग्रीमेंट है उसके बाद प्राइस ऑफ मटेरियल इंक्रीज हो चुका है, वेजेस भी इंक्रीज हो चुका है बाय 25%। और वर्क सर्टिफाइड में इसका इफेक्ट अभी तक लिया गया नहीं है, बेसिकली आपको अब अलग से ऐड करना है। अब यहां समझिए बहुत इंटरेस्टिंग बातें आ गई। याद रखिए आप मटेरियल पे खर्चा कितना किए? 7,50,000। आपने वेजेस पे खर्चा कितना दिखाया? 5 लाख। दोनों मिला के कितना आया? 12,50,000। अब यहां बोल रहा है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद ये खर्चा ऑलरेडी 25% बढ़ चुका है। तो ये जो आप खर्चा दिखा रहे हो ये 25% बढ़ने के बाद है, यानी आपका जो बेस वैल्यू था उस पे 25% की तेजी आई और फिर जाकर के आपका खर्चा हुआ 12,50,000। जाहिर सी बात है हमें अपना बेस अमाउंट मिल गया। बेस हमारा था 10 लाख रुपए का। कैसे आया ये? बहुत सिंपल, 12.5 लाख का इन दोनों का खर्चा है जो कि 25% बढ़ने के बाद का है, तो इसका बेस वैल्यू था 10 लाख। अब इस बेस वैल्यू पे भी ध्यान रखिए 5% तक तो आपको कोई भी एस्केलेशन का क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये बढ़ करके 5% बढ़ जाता तो कितना हो जाता? ये होता 10,50,000। तो बेसिकली 10,50,000 तक तो आपकी हर्डल है, इधर तक आपको कोई एस्केलेशन क्लेम नहीं मिलेगा। बट क्योंकि आपका खर्चा 10,50,000 से भी ज्यादा है और ये खर्चा एक्चुअल में 12.5 लाख है, तो आपका खर्चा 2 लाख रुपए से बढ़ा है। इस 2 लाख का 25% यानी कि 50,000 आपका एस्केलेशन क्लेम बनता है। सो योर एस्केलेशन क्लेम इज 50,000 रुपीज। ये कैसे आया फिर से समझो। मैंने मटेरियल देखा 7.5 लाख का हमने यूज किया, वेजेस 5 लाख रुपए का खर्च किया, 12.5 लाख रुपए यहां पे हमने टोटल खर्चा दिखाया। अब ये खर्चा स्टैंडर्ड से 25% ऊपर है। 25% ऊपर होने की वजह से हमने बेस की कैलकुलेशन करी और वो बेस आया 10 लाख। इस 10 लाख में 5% तक तो कोई भी एस्केलेशन क्लेम नहीं मिलेगा, तो ये 10 की जगह 10,50 तक कोई क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमारा खर्चा 10,50 से भी ज्यादा है, तो 2 लाख रुपए से हमारा खर्चा स्टैंडर्ड के मुकाबले बढ़ गया। एंड इसी वजह से इसके ऊपर 25% का हमको क्लेम मिलेगा एंड दैट इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। तो अब इस सवाल में क्या करना है? कुछ भी नहीं, आपको बस वर्क सर्टिफाइड जो है उसको 20 लाख के जगह आपको पकड़ना है 20,50,000, क्योंकि आपका एस्केलेशन क्लेम बन गया 50,000 रुपए का। आप बोलेंगे भैया इसको तो शो करना पड़ेगा। हाँ जी, शो करना पड़ेगा। कैसे? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां आते हैं और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि हम एस्केलेशन क्लेम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो एस्केलेशन क्लेम में आप देखिए, सबसे पहले मटेरियल को मैंने यहां शो किया 7.5 लाख रुपए का।
लेबर को शो किया 5 लाख रुपए का, क्योंकि ये सभी 125% ऑफ बेस है, तो मैंने सबसे पहले बेस पता किया, वो है डिवाइडेड बाय 125% करने के बाद का फिगर। अब इस पे क्योंकि आपका इन्फ्लेशन 25% का हुआ, लेकिन 5% का तो प्रोटेक्शन आपको मिलेगा ही नहीं, तो यू आर लायबल फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ 20% ऑफ द बेस। तो जो भी हमारा बेस आया उसका 20% हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, और उसका भी 1/4 हमको यहां पे टोटल मिलेगा। आप देख सकते हैं मैंने आपको जो पहले तरीके से समझाया वो वे इजियर है देन दिस, लेकिन इसमें काम थोड़ा श्रिंक होकर के दिख जाता है। दोनों केस में एस्केलेशन क्लेम 50,000 रुपए का बना, वो 50,000 रुपए कैलकुलेट उस केस में हुआ था 2 लाख का 25%, यहां पे अलग अलग 30 और 20 करके शो किया है। एनीवेज, जब एस्केलेशन क्लेम 50,000 का हो गया है, तो हमने यहां पे अपने कॉस्ट सीडी की कैलकुलेशन जो करी उसमें सारे खर्चे जोड़े। ये 50,000 ये नहीं है, अरे बाबा बच्चे बोलेंगे भैया ये कौन सा है, ये यहाँ के खर्चे जोड़े हैं। आप देख सकते हैं मैंने जोड़ा 7.5 लाख को, मैंने जोड़ा 5 लाख को, मैंने जोड़ा 1 लाख को, करेक्ट। ये वेजेस अक्रूड हुआ, ये ऑलरेडी उसी में जोड़ दिया होगा हमने, और डेप्रिसिएशन 50,000 का। तो ये 5 लाख में ऑलरेडी 50,000 का वेजेस अक्रूड तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये 50,000 डेप्रिसिएशन का है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये मटेरियल का खर्चा लिया, ये लेबर का खर्चा लिया, ये अदर एक्सपेंसेस लिया, और ये डेप्रिसिएशन लिया, तो हमारा टोटल कॉस्ट आया 14 लाख रुपए का। फिर हमने नोशनल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला लगाया, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कॉस्ट सीडी, करेक्ट। तो हमने यहां वर्क सर्टिफाइड 20,50,000 ले लिया, 20 लाख पहले से था, 50,000 एस्केलेशन क्लेम की वजह से, अनसर्टिफाइड 1.5 लाख दिया हुआ था, कॉस्ट माइनस किया, नोशनल प्रॉफिट आया। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पे जो हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो आ रहा है 20.5 डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या थी, 50.5। सो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो आ रही है 41%। जाहिर सी बात है ये 25 से ज्यादा है और 50 से कम है। 1/3 का फॉर्मूला लगाइए, नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड में ध्यान दीजिएगा मैंने 20,50,000 लिखा है, 50,000 ऐड करके लिखा है, एंड फाइनल फिगर हमारे पास आ गया विच इज 1,95,122। दिस इज गोइंग टू गो इनटू कॉस्टिंग पीएल, एंड इसी के साथ में ये सवाल का कंप्लीशन होता है। सवाल में बहुत सारी चीजें थी जिसको हमने डिस्कस किया, लास्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बस बनाया नहीं, बाद बाकी काम सारे किए। हमने कॉस्ट सीडी भी निकाला, हमने नोशनल प्रॉफिट भी निकाला, वर्क सर्टिफाइड को ठीक भी किया, और उसके बाद में फाइनली कॉस्टिंग पीएल का कैलकुलेशन किया यूजिंग द फॉर्मूला 1/3 इंटू नोशनल प्रिंसिपल इंटू कैश रिसीव्ड बाई समथिंग समथिंग। तो ये था अपना कॉन्ट्रैक्ट का पूरा रिविजन। इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के सारे सवाल हो जाते हैं कंप्लीट। हमने डिस्कस कर लिए कॉन्ट्रैक्ट के सभी सवाल इंक्लूडिंग एन एस्केलेशन क्लॉज क्वेश्चन व्हिच केम इन जून 2019 टर्म। याद रखिए ये कैटेगरी नंबर 2 था। कैटेगरी नंबर 1 बेसिक सवाल थे जिसको हमने कंप्लीट और किया। इस चैप्टर की महत्वता वापस से आपको रिमाइंड कर देता हूं, हर टर्म में ये आ रहा है, 7 नंबर के लिए आ रहा है, तो आप अपनी किस्मत के साथ मजाक ना करें। रिस्क लेना है तो एक स्टाइल से लें, इस चैप्टर के साथ मजाक ना करें। ये चैप्टर एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5B में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एंड इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है, एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस इज विद एन अजम्पशन कि 2016 का जो सिलेबस के क्वेश्चंस आए वैसे ही वापस आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो इट वुड बी अ डिफरेंस, बट अदरवाइज जितना अभी तक हमने हिस्ट्री देखा उसके हिसाब से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बस इस चैप्टर को फटाफट दुरुस्त कीजिए, कंप्लीट कीजिए। मैंने मोटा मोटी रिवीजन आपका करा दिया, थोड़ा बहुत और आप अपने लेवल पे कीजिए एंड ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अभी के लिए इस चैप्टर का इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं।